गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हेलो एवरीवन, दिस इज सागर सर। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जिज्ञासा क्लासेस। कैसे हैं सभी बच्चे। आई होप आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छे बच्चे हमारे पढ़ रहे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी जिज्ञासा की मैराथन सीरीज चल रही है क्लास 9th के बच्चों के लिए साइंस की। तो आई होप सभी बच्चों ने 2 मैराथन क्लास अपनी कंप्लीट कर लिए होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। हमारा एक चैप्टर बचता है उसमें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो भी आपकी नेक्स्ट मैराथन क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है आपकी 3rd वीडियो मैराथन सीरीज की, जिसमें हम लोग बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स कवर करेंगे। कौन कौन से? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। तो बच्चे लोग, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपका सेल ही होता है, और दूसरा आपका प्लांट टिश्यू। मैं इस वाली वीडियो में प्लांट टिश्यू कवर कराऊंगा सिर्फ आपको, और अगली वीडियो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होंगी उसमें आपके एनिमल टिश्यू भी कवर करा दूंगा, अगर हमारे और बच्चों को एनिमल टिश्यू की जरूरत होगी तो इस वीडियो में हम लोग अपने 2 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। एक तो आपका प्लांट टिश्यू और दूसरा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं जिज्ञासा क्लासेस और सागर बंसल सर को। मैं आपको हर वीडियो में अपना नंबर दे रहा हूँ 8535070809। आप इस पे अपना नंबर, अपना नाम, अपना स्कूल मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा। किसके? बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और मैथ्स के, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। हमारा प्रयास किसी बच्चे के बेकार नंबर नहीं आने चाहिए, सब बच्चे अच्छे से क्लियर करने चाहिए और बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए, चाहे वो कहीं भी स्टडी करते हों। तो जुड़ जाइए जिज्ञासा क्लासेस के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल जिज्ञासा क्लासेस को, और 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिए ताकि हर बच्चा इन वीडियोस का बेनिफिट उठा पाए। देखिए, बाद में वीडियो मिले उससे फ़ायदा कुछ नहीं है, टाइम पे वीडियो बच्चों को मिल जाए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर सेल। बच्चे लोग, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं पेपरों में, वो सब हम लोग इस वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे, तो आप पढ़ते जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। What is the function and structural unit of life that is called cell? तो cell is the structural and function unit of life for all living organism, right? तो जो हमारी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो उनकी बॉडीज हैं, वो छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलकर बनते हैं, जिसे हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। अब इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड व्हेन। तो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर करी 1665 में अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि आपके छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, ठीक है। एक कॉर्क के अंदर देखा उन्होंने, एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया, तना लिया, ठीक है, किसका? ट्री का, पेड़ का। तो उन्होंने देखा उसके अंदर छोटे छोटे क्या है? कंपार्टमेंट हैं, बॉक्स हैं, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने नाम दिया सेल। क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। उसके बाद फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर करी? ल्यूवेन हॉक ने डिस्कवर करी 1674 में। ल्यूवेन हॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर करी 1674 में अपने इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट ब्राउन, 1831 में। उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा, सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसके बाद बच्चे लोग, एक नए साइंटिस्ट आए, पुरकिंज, 1839 में। उन्होंने प्रोटोप्लाज्म, एक लिविंग, एक फ्लूइडिक सब्सटेंस को डिस्कवर करा सेल के, जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। किसने? पुरकिंज ने। कब? 1839 में। आप लोग इन्हें नोट डाउन करते जाइएगा। उसके बाद सेल थ्योरी किसने डिस्कवर करी? सेल थ्योरी बेटा किसने दी? आपकी स्क्लेडन एंड श्वान ने दी 1838 में, और 1839 में श्वान और स्क्लेडन ने सेल थ्योरी दी। और उन्होंने क्या बोला कि सारी प्लांट और जो एनिमल्स हैं वो सेल से मिलके बनते हैं। सेल जो होता है वो आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी सेल के अंदर सेल, सेल के अंदर सेल, सेल के अंदर सेल निकलती चली जाती है, ठीक है बच्चे लोग। आगे चलते हैं। Now the next topic arises difference between unicellular and multicellular organism। डिफरेंस बताना है आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और जब मिलेंगे कहाँ? जब वो सिंगल सेल होगी। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो सारा वर्क एक ही सेल को करना पड़ेगा यूनिसेलुलर में, और आपका डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा किसमें?
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जो लाइफ स्पैन होगा यानी जो काम करने का जो समय होगा किसमें, यूनिसेलुलर में, वो कम होगा सेल का, यानी लाइफ स्पैन इनका शॉर्ट होगा। और जो लाइफ स्पैन होगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो उनका लॉन्ग होगा, ज़्यादा होगा। सभी बच्चों को बात क्लियर हो रही है? इंपॉर्टेंट है जिज्ञासा की तरफ से, आप लोग इसे मार्क कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इसके बाद डिफरेंस आता है प्रोकैरियोटिक कौन सी होती हैं, ये प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, यानी कि पुरातन, यानी कि जो सबसे पहले डिस्कवर हुई आपकी सेल, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ यूकैरियोटिक सेल, जब अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग पोर्शन डिस्कवर होने चालू हो गए तो आपको पता लगा कि सेल क्या है आपकी, कॉम्प्लेक्स है, एंड दैट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोटिक में। इनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है, इनके अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। इनके अंदर सेल ऑर्गेनली एब्सेंट होती है जो सेल के फंक्शन वर्क को डिवाइड करती है। इनके अंदर सेल ऑर्गेनली क्या होती है आपकी, प्रेजेंट होती है। सेल डिवीजन फिजन के प्रोसेस से होगा, ब्रेक होके इसमें माइटोसिस के प्रोसेस से सेल डिवीजन होगा, किसमें, यूकैरियोटिक से। तो याद रखेंगे एमसीक्यू के लिए कि यूकैरियोटिक में जो सेल डिवीजन होता है आपका वो माइटोसिस के प्रोसेस से होता है। नाउ डिवीजन ऑफ लेबर और वर्क का क्या मतलब है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के, वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं, यानी जिस बॉडी पार्ट का सेल है वो उसी बॉडी पार्ट के फंक्शन को करेगा। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अच्छी बात है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली का मतलब क्या होता है कि जो सेल है वो अपना वर्क जो है वो खुद ब खुद क्या करती रहती है, डिवाइड करती रहती है अपने कंपोनेंट पार्ट्स में, उसे बोला जाता है सेल ऑर्गेनेली। तो सेल ऑर्गेनेली जो है, हर सेल ऑर्गेनेली अपना अपना फंक्शन अच्छे से करती हैं। ठीक है, नाउ जो सेल ऑर्गेनेली होती है वो क्या क्या चीज़ें डिसाइड करती है, सिर्फ आपको बच्चों डिटेल में नहीं जाना है इसमें, सिर्फ जो जो मैं चीज़ बताऊंगा आपको वो कवर करनी है। तो सेल ऑर्गेनेली जो है वो शेप ऑफ द सेल डिसाइड करती है, सेल्स का साइज बताती है और सेल नंबर बताती है। सेल का साइज, तो शेप कैसी होगी सेल की, ठीक है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जो आपकी क्या बताएगी, सेल की शेप बताएगी, सेल साइज बताएगी। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी जो साइज रेंज है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, और जो आपकी यूकैरियोटिक सेल है वो थोड़ी लार्जर होती है, आपकी 10 से 100 माइक्रोमीटर उसका साइज होता है। ठीक है, किसका, आपका सेल साइज होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का। जो सेल नंबर है वो आपको बताएगा कौन, सेल ऑर्गेनेली, कि आपकी मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, फिक्स सेल्स नहीं होती, मिलियंस ऑफ सेल्स होती है, अनकाउंटेबल सेल्स होती हैं। और ये भी हमें किस हेल्प से पता लगेगा, सेल ऑर्गेनेली की हेल्प से पता लगेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। नाउ बच्चे लोग हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ते हैं इसका, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। देखते हैं क्या बोलता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो आपकी एक सेल होती है उसके 3 मेन रीजन होते हैं, कौन कौन से, सेल मेम्ब्रेन होता है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है बच्चे लोग, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कि सेल के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, 3 मेन फंक्शनल रीजन्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। ये आउटर बाउंड्री होती है बेटा साइटोप्लाज्म की, लिविंग मटेरियल की, आपकी फ्लूइडिक मटेरियल की आउटर बाउंड्री होती है, किसकी, फ्लूइडिक मटेरियल के, साइटोप्लाज्म की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है बच्चे लोग। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब है जिसे एंट्री देनी है उसे एंट्री देगी और जिसे एंट्री नहीं देनी है उसकी एंट्री को बंद कर देगी। ठीक है, एंड इट गिव डेलिकेट शेप टू द सेल, इसी की वजह से सेल को शेप मिलती है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है किसे, इंटरनल स्ट्रक्चर टू द सेल को। भाई क्योंकि सपोर्ट तो देगा ही, जब एंट्री और एग्जिट की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी तो क्या देगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, सेकेंड इज सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है वो आपकी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये प्लांट सेल को रिजिडिटी यानी कि ठोस बनाता है प्लांट सेल को। ठीक है, प्रोवाइड करता है कि वो डेसिकेशन ऑफ लीव्स है, यानी कि जो सेल है, जो आपकी सेल है, लीव्स नहीं, जो आपकी सेल है वो आपकी ड्राई ना हो, यानी कि जो वाटर का कंसंट्रेशन है, जो मॉइस्चर का कंसंट्रेशन है वो बैलेंस रहे सेल के अंदर, ना तो बहुत ज़्यादा पानी बाहर जाए ना बहुत ज़्यादा पानी अंदर जाए। तो ये बताता है आपका, या ये प्रोटेक्ट करता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
इसके बाद आता है बच्चों आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक जेली होती है आपकी, कलरलेस जेली होती है, या बोल सकते हैं विस्कस सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है, ठीक है। पर ये आपका क्या काम करेगा, क्या काम करेगा प्रोटोप्लाज्म? बोलिए क्या काम करेगा प्रोटोप्लाज्म? ये आपका क्या काम करेगा? ये आपका कहाँ लोकेट करेगा? ये आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या करेगा? लोकेट करेगा। इट कंटेन्स ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल इंक्लूडिंग द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सारे सेल के पार्ट्स को ये कंट्रोल करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, ठीक है। पर इसी के अंदर क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगी। इफ इट इज रिमूव फ्रॉम द सेल डाइड। अगर सेल के अंदर से जो चीज सारी होल्ड कर रही है, अगर वही रिमूव कर जाएगी बच्चे लोग, तो सेल क्या कर जाएगी? सेल आपकी डाई कर जाएगी, ठीक है। नाउ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपके लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली होती है। आप लोग याद रखेंगे बच्चे लोग, आपसे पूछा जाता है कि नेम द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली, तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली इज न्यूक्लियस। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली इज न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ऑल द सेल एक्टिविटीज। तो जितनी भी सेल की सारी एक्टिविटीज हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, जो पोरस होती है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। एक न्यूक्लियर एनवेलप होता है इसके चारों तरफ, जो कि किससे कनेक्ट होता है? न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर से, जो उसे प्रोटेक्शन देते हैं। क्या देते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं। क्या क्या फंक्शन होते हैं? इट कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल। तो ये सारे सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं ये न्यूक्लियस होल्ड करता है, और सेल डिवीजन में, सेल के वर्क के डिवीजन में यही मदद करता है। कौन? न्यूक्लियस, जो सेंटर पार्ट होता है आपके सेल का। इसके बाद जो साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक विस्कस होता है, होमोजीनियस और कोलाइडल लिक्विड होता है। क्या होता है? विस्कस होता है, होमोजीनियस होता है, कोलाइडल लिक्विड होता है, जो क्या क्या कंटेन करता है अपने अंदर? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, ठीक है। इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द सेल एंड इट्स प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को होल्ड करता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या करता है? और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। जितनी भी सेल ऑर्गेनेली हैं वो साइटोप्लाज्म की हेल्प से स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम का, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। व्हाई? बिकॉज इट कंट्रोल अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन द सेल, यानी कि इसकी हेल्प से ही जो मटेरियल्स हैं वो अंदर और बाहर जाएंगे। इसी की हेल्प की वजह से डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस सेल के अंदर होता है, ठीक है बच्चे लोग। नाउ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसा मूवमेंट है किसके? वाटर का डिफ्यूजन। अच्छा एक चीज और समझिए बच्चे लोग, कि डिफ्यूजन जो होता है वो आपका सॉलिड का भी होता है, लिक्विड का भी होता है और गैसेस का भी होता है। पर सबसे ज्यादा डिफ्यूजन आपका गैस का होता है, फिर लिक्विड का, और सबसे कम होता है सॉलिड का, या बोले तो होता ही नहीं। डिफ्यूजन का मूवमेंट होता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन अंटिल यूनिफॉर्म कंसेंट्रेशन इज फाइनली अचीव्ड। जब तक यूनिफॉर्म कंसेंट्रेशन नहीं हो जाता तब तक मूवमेंट होता रहेगा पार्टिकल्स का, चाहे वो गैस के हों, चाहे वो लिक्विड के हों, चाहे सॉलिड के हों। सबसे तेज गैस में होगा, फिर उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका वाटर फ्लो करेगा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस जो है वो आपका एक डिफ्यूजन प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, जिसमें सेल आपका वाटर को एब्जॉर्ब करती है बिना किसी एनर्जी को ज़्यादा डिस्टर्ब करे या स्पेंड किए, ठीक है। एनर्जी का स्पेंडिंग ज़्यादा नहीं होता है। इसके बाद आता है बच्चों हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिज्ञासा की तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। नोट्स आपके सामने हैं, अगर आपको नोट चाहिए तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप जिज्ञासा क्लासेस के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सागर बंसल सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। बहुत बढ़िया नोट्स हैं, बिल्कुल डायरेक्ट डिक्टो नोट्स हैं। क्वेश्चन आंसर के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे, आपको सैंपल पेपर मिलेंगे। जो भी आपको मटेरियल चाहिए आप जिज्ञासा क्लासेस से संपर्क कीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है।
नाउ डिफरेंस बिटवीन हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बच्चे लोग, अगर जो सराउंडिंग है सेल का, अगर उसमें हाई वाटर कंसंट्रेशन है तो वाटर जो सेल होगी वो वाटर को गेन करेगी ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, यानी सराउंडिंग में पानी ज़्यादा है और वो सेल के अंदर जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, अगर सेल के बाहर का और सेल के अंदर का जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, सेम है, तो क्या होगा, तो या बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है आपकी, उसके अंदर और बाहर कोई भी वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, किस केस में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में। नाउ बच्चे लोग नेक्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, अगर बेटा जो आपके सेल का सराउंडिंग है उसमें वाटर कंसंट्रेशन लो है तो सेल क्या करेगी, वाटर को लूज कर देगी ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, और जो सॉल्यूशन आपका होगा उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जो वाटर होगा वो सेल से लूज करेगा और सराउंडिंग मीडियम में चला जाएगा, तो जिसकी वजह से सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। ओके, नौ बच्चे लोग द नेक्स्ट टॉपिक अराइजेज, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो जिज्ञासा की तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पढ़ लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन आपका किसी मीडियम में हो सकता है, ऑस्मोसिस आपका लिक्विड मीडियम में ही होगा। जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल है वो आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस कोई भी हो सकते हैं, पर यहाँ पे डिफ्यूजिंग मूवमेंट जो होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट का यानी कि वाटर का होगा। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती डिफ्यूजन में, पर इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी वाटर के केस में। ठीक है, या डिफ्यूजन डिपेंड करेगा किसके ऊपर, फ्री एनर्जी के ऊपर, डिफ्यूजन सब्सटेंस में। ठीक है, बट ये डिफ्यूजन होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। ये किसका डिफ्यूजन होगा, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ रही है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। ठीक, ये दो एक्टिविटीज को होल्ड करते हैं, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है द एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम और पंप। ठीक है, जो एनर्जी है वो सिस्टम को ट्रांसपोर्ट की जाएगी ताकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके मूव कर सकें किसके अंदर, विद इन द सेल। तो एटम्स और मॉलिक्यूल जो हैं वो अगर सेल के अंदर मूव करेंगे, उन्हें एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मिल जाएगी। ठीक है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या प्रोसेस होते हैं। एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो आपके मटेरियल्स हैं वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर जाएंगे, इंजेक्ट करेंगे, तो उसे क्या बोला जाता है, एंडोसाइटोसिस। जैसे आपका फेगोसाइटोसिस है उसे सेल ईटिंग बोला जाता है, पोटोसाइटोसिस है उसे सेल ड्रिंकिंग बोला जाता है, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस है। तो ये सब आपके एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस होते हैं। इसके बाद एक्सोसाइटोसिस का दूसरा नाम सेल वोमिटिंग भी होता है, यानी कि जो मटेरियल जो सेल के अंदर है अगर वो सेल से बाहर आएंगे तो उसे एक्सोसाइटोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्सोसाइटोसिस। नाउ उसे एक्सोसाइटोसिस और सेल वोमिटिंग बच्चे लोग बोला जाएगा। जैसे आपके हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, तो जितने सेल को चाहिए वो अंदर जाएंगे, बाकी सारे बाहर हो जाएंगे, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे सेल वोमिटिंग और एक्सोसाइटोसिस बोला जाता है। राइट मेरे बच्चों, आगे चलें, सभी को क्लियर हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिएगा, और 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा। जिज्ञासा चैनल फेसबुक, जिज्ञासा पेज ऑन इंस्टाग्राम, जिज्ञासा क्लासेस ऑन टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और सागर बंसल सर को व्हाट्सएप नंबर 8535070809 पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सारे नोट्स का बेनिफिट और सारे सैंपल पेपर का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, चलिए आगे। सेल वॉल। अब सेल वॉल का मतलब क्या होता है, सेल वॉल आपकी एक रिजिड सेल वॉल होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर होती है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये नॉन लिविंग होती है और फ्रीली परमेबल होती है। नॉन लिविंग का मतलब क्या है कि सिर्फ अपने ही वर्क करेगी, दूसरे के वर्क में हेल्प नहीं करेगी। तो जो शेप होती है प्लांट सेल की और जो डेसिकेशन से बचाता है सेल को, वो आपका सेल वॉल ही होता है।
नाउ प्लाज्मोलाइसिस, अब प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या है, अगर जो एक आपका लिविंग है, अगर कोई आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या बोले तो प्लांट सेल है, जो अगर हम प्लांट की बात करें तो जो सेल है वो वाटर को लूज करेगी ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, तो जो आपकी सेल है वो श्रिंक कर जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस, राइट। अब इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है बच्चे लोग, व्हाट इज न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस क्या होता है, तो न्यूक्लियोलस होता है दैट इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, यानी ये राइबोसोम की फैक्ट्री, यानी कि राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसाइज में मदद करता है। कौन, न्यूक्लियोलस। अब बच्चे लोग यहाँ से दो एमसीक्यू के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स किसे बोला जाता है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस को बोला जाता है, और दूसरा प्रोटीन सिंथेसाइज में कौन मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज में आपका राइबोसोम मदद करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम्स आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो सेल डिवीजन के टाइम पे शो अप या शोन होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम जो होती हैं वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में, या बोले तो सेल टू सेल इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ये किससे मिलके बनते हैं, डीएनए से मिलके बनते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या फुल फॉर्म होती है डीएनए की, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब याद रखेंगे एक यूकैरियोटिक स्पीशीज के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं, ये एज इट इज ट्रांसफर हो जाते हैं, और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसके बॉडी सेल्स में, ठीक है। अगर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि आपको पता है क्रोमोसोम्स हो, सेल्स हो, जीन्स हो, सब आपके पेयर्स में वर्क करते हैं। अगर पेयर्ड कंडीशन है तो उसे डिप्लॉयड बोला जाता है, और अगर सेल के अंदर फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो उसे डिप्लॉयड सेल बोला जाता है, यानी पेयर में फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है बच्चे लोग। याद रखिएगा, कुछ भूल मत जाइएगा, लिखते लिख के याद करिएगा, ठीक है। जो भी चीज याद करेंगे लिख लिख के याद कीजिएगा। तो जो आपका अनपेयर्ड क्रोमोसोम है उसे हैप्लॉइड बोला जाएगा, और अगर एक सेल है जिसके अंदर हाफ नंबर या अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं उसे हैप्लॉइड सेल बोला जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज साइटोसोल, ये आपको बस पढ़ना है, एक बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा, पेपर में नहीं आता है। साइटोसोल क्या होता है, दैट इज द सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, तो जो सोल्यूबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का उसे साइटोसोल बोला जाता है। ये आपके वाइटल केमिकल्स को स्टोर करने में मदद करता है एक सेल के अंदर, जैसे आपके अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, वाइटामिन हैं, तो उन्हें स्टोर करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मूवमेंट, तो जो लिविंग साइटोप्लाज्म है वो हमेशा मूवमेंट के स्टेज में होता है, ठीक है बच्चे लोग। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया है, और मैं अपनी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट या चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट सेल ऑर्गेनेली स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज स्टार्ट हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, आपका एक सेल के अंदर एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है, यानी कि मेम्ब्रेन वाला नेटवर्क होता है, जो कि किससे फिल्ड अप होता है, फ्लूइड फिल्ड ल्यूमेन से, ओपनिंग से, ठीक है। जो इंट्रासेलुलर कैविटी को फिल्ड अप करता है कंप्लीटली, उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, आरईआर और एसईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिसके अंदर राइबोसोम की हेल्प होगी उसे आरईआर बोलेंगे, जिसके अंदर राइबोसोम की हेल्प नहीं होगी उसे एसईआर बोलेंगे। तो राइबोसोम्स जिसके अंदर होगा दैट इज आरईआर, और राइबोसोम जिसमें नहीं होगा दैट इज एसईआर। तो ईआर जो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोवाइड कराता है, दैट इज इट इज अ पाथवे फॉर द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो एक पाथवे होता है जिसकी वजह से मटेरियल जो है वो ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरी सेल में, ठीक है बच्चे लोग। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग याद करके छोड़ दीजिएगा उसे। उसके बाद आपका आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं आपके, राइबोसोम्स आपका सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन में वर्क करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होके प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में मदद करता है। इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं आरएनए, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है बच्चे लोग। आगे चल पड़े, चलिए चलते हैं।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्जी बॉडीज। बच्चे लोग गोल्जी बॉडीज के क्या फंक्शंस होते हैं? ये आपके सेल वॉल को सिंथेसाइज करने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, लाइसोसोम्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है? इट प्रोड्यूस द वैक्यूल्स और सीक्रेटिव वेसिकल्स विद इन विच कंटेन सेलुलर सिक्रीशंस। यानी कि क्या प्रोड्यूस करता है? ये ऐसे वैक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है और वेसिकल्स को प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर क्या होंगे? सेलुलर सिक्रेशंस, जैसे कि एंजाइम्स सिक्रेट करने में मदद करेगा, प्रोटीन्स, लैक्टोप्रोटीन्स ऑफ मिल्क, तो इन्हें सिक्रेट करने में सेल के अंदर मदद करेगा। कौन? गोल्जी बॉडी या गोल्गी बॉडी भी इसे बहुत से लोग बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लाइसोसोम्स। सो बच्चे लोग लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स और डाइजेस्टिव बैग्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो फॉरेन मटेरियल्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, जो भी आपके सेल के अंदर आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, तो ये सेल को प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। इसलिए इसे डाइजेस्टिव बैग्स बोला जाता है। और जब ब्रेकडाउन होता है सेल के स्ट्रक्चर, तो सेल आपकी डैमेज कर जाती है। ठीक है, तो लाइसोसोम्स क्या करेगा? बस्ट करेगा और एंजाइम जो होंगे वो अपनी सेल को ख़त्म कर देंगे, ताकि जो बैक्टीरिया और वायरस है, जो इन्फेक्शन है, वो ख़त्म हो जाए। तो इसलिए उसे सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। Now the next topic arises, that is mitochondria. So बच्चे लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जो भी सेल की सारी एनर्जी है, जो भी सेल की सारी एनर्जी है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? पावर हाउस ऑफ द सेल में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है या माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। और किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। अब कोई भी आपसे पूछ सकता है एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आप बोलेंगे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, जिस फॉर्म में एनर्जी एक सेल के अंदर स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए उसे पावर हाउस ऑफ द सेल और द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है। इसके बाद आता है बच्चों आपका प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स आपके सारे प्लांट सेल में ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होती हैं, यानी कि इनके पास पावर होती है फर्दर डिवाइड करने की और फंक्शन को ऑपरेट करने की। प्लास्टिड आपके कुछ टाइप के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं हमारे। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कौन से होते हैं? जो आपके फ्लावर को कलर इम्पार्ट करते हैं, ताकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर लें पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? ये फ्लावर्स को कलर देते हैं, ताकि जो फ्लावर्स हैं वो इंसेक्ट को क्या करें? अट्रैक्ट करें और पॉलिनेशन का प्रोसेस करें। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ताकि प्लांट जो है वो फूड बना सके ग्रीन लीव्स के अंदर। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? फूड को स्टोर करने में मदद करता है प्लांट के अंदर। किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में और प्रोटीन की फॉर्म में। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। हमें डिफरेंस पढ़ना है इसके बाद बच्चे लोग कि क्या डिफरेंस होता है क्लोरोप्लास्ट में और क्रोमोप्लास्ट में। ये आपके ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं, ये आपके नॉन ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। ये साइट होते हैं फोटोसिंथेसिस के, ये कलर प्रोवाइड कराते हैं किसी फ्लावर्स को, जिसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं बच्चे लोग? वैक्यूल्स क्या काम करते हैं? ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं सेल में, यानी कि ओस्मो रेगुलेशन में वर्क करते हैं। कौन? वैक्यूल्स। किस में मदद करते हैं? ओस्मो रेगुलेशन में। तो जो टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं सेल के अंदर, वो भी कौन मदद करता है उन्हें निकालने में? वैक्यूल्स ही मदद करते हैं उन्हें निकालने में, जिसकी वजह से रिजिडिटी मिलती है किसी प्लांट सेल को। क्या मिलती है प्लांट को? रिजिडिटी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, पर ऑक्सीजोम्स। बच्चे लोग पर ऑक्सीजोम्स आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? किडनी और लीवर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हैं जो आपकी बॉडी सेल्स में होती रहती हैं, जिसकी वजह से जो डिटॉक्सिफिकेशन है, या बोले तो रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल, जिसकी वजह से जो हार्मफुल सब्सटेंस है जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, और जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो आपके बॉडी पार्ट से सेल के थ्रू क्या हो जाते हैं? बाहर रिमूव हो जाते हैं। तो ये किसका काम है? ये आपका पर ऑक्सीजोम्स का काम है।
इसके बाद आता है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम जो है वो आपके मेनली एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं एनिमल सेल के अंदर, और आपके नियर द न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये लोकेट करते हैं न्यूक्लियस के पास। Now the next topic arises, that is the very last topic of the chapter, that is the fundamental unit of life, cell. That is the difference between plant cell and animal cell. प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, on the basis of cytoplasm, on the basis of plastids, on the basis of centrioles, on the basis of vacuoles and on the basis of lysosomes. तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल में? बच्चे लोग बहुत ढंग से कर लीजिएगा, आपके पेपर में आने के चांसेस 99.9% होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी आपको 5 पॉइंट इसके अच्छे लगते हो, ईजी लगते हो, वो आप लोग याद कर लीजिए। इसके 5 पॉइंट कम से कम याद कर लीजिए। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? आपके एनिमल में। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? आपके प्लांट सेल में। सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है? एनिमल सेल में। एनिमल सेल जनरली स्मॉलर होती है, ये आपकी कंपैरेटिवली लार्जर होती है प्लांट सेल, ठीक है। इसके अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, इसके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स एनिमल सेल प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। जो आपके एनिमल सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम्स हैं वो आपके लीवर्स और किडनी में प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट सेल में रेयरली प्रेजेंट होते हैं आपके लाइसोसोम्स, ठीक है बच्चे लोग। कोई भी 5 पॉइंट याद कर लीजिएगा आपके एग्जाम के लिए। तो आपका ये टॉपिक और ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, चैप्टर नंबर 1। जो आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं स्टूडेंट, उसके लिए मैं एक आपकी सेपरेट मैराथन वीडियो बनाऊंगा बायोलॉजी के डायग्राम्स के लिए, तो आप लोग वो वीडियो भी देखिएगा जिसमें मैं आपको सारे डायग्राम्स एक्सप्लेन करूंगा। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आपके एग्जाम्स के लिए पढ़ना। पर शर्त एक है, 5 बच्चों को वीडियो जरूर शेयर करते रहिए और हेल्प कीजिए सभी बच्चों तक अच्छे से अच्छा डाटा पहुँचाने के लिए। 9 बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज टिश्यू। देखते हैं क्या है टिश्यू चैप्टर में। सबसे पहला टॉपिक अराइज होता है बच्चे लोग डिवीजन ऑफ लेबर। ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? अच्छा, हम लेबर को डिवाइड कब करते हैं, यानी वर्क को डिवाइड कब करेंगे? जब आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर एक है, दैट इज अमीबा, अगर आपका अमीबा है तो वो सिंगल सेल से मिलकर बनेगा, और जब एक ही सेल है तो सारा काम एक ही सेल करेगी, ठीक है। तो वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा। बट जैसे आपकी एक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे, और जब उसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे बच्चे लोग, जब उसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होंगी तो वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर होगा आपका, किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ टिश्यू? ये टिश्यू क्या होता है? ये टिश्यू एक ग्रुप होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल का होता है, जो आपका एक फंक्शन परफॉर्म करता है और उसका एक कॉमन ओरिजिन होता है। यानी कि टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है, या बोले तो कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है, सिमिलर सेल होता है, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को ऑब्टेन करते हैं, अचीव करते हैं, ठीक है। जैसे आपका ह्यूमन नर्वस टिश्यू होता है, वो सारे बॉडी पार्ट्स को किससे कनेक्ट करता है? आपके ब्रेन से, और स्पाइनल कॉर्ड में ये प्रेजेंट होता है, जो कि आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में फैला हुआ होता है, और आपके सारे बॉडी पार्ट्स को किससे कनेक्ट करता है? ब्रेन से कनेक्ट करता है। इसके मेनली 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? डेंड्राइट्स, जो मैसेज को ऑब्टेन करता है सराउंडिंग से, आपके बॉडी पार्ट से लेके आता है और आपके ब्रेन तक पहुंचाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म पे। यानी कि बोले तो 3 पार्ट होते हैं इसके मेन, एक्सॉन, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स आपके सारे पोरवे में प्रेजेंट होते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। रिसेप्टर से प्रेजेंट होते हैं, जो आउटर सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन लेते हैं, सेल बॉडी पे भेजते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में एक्सॉन के थ्रू आपके ब्रेन पे पहुंचाते हैं, और ब्रेन आपका बेस्ट पॉसिबल रेस्पॉन्स, या बोले तो बेस्ट पॉसिबल आउटपुट देता है, और जैसे इंफॉर्मेशन उसे सराउंडिंग से मिलती रहती है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू। टिश्यू की क्या इंपॉर्टेंस है डिवीजन ऑफ लेबर करने में, ठीक है। टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जो वर्कलोड होगा एक इंडिविजुअल सेल का, वो आपका डिक्रीज कर जाएगा, किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में।
जो वर्क एफिशिएंसी होगी वो भी इंप्रूव्ड हो जाएगी। क्यों इंप्रूव्ड हो जाएगी? जब सेल का वर्क डिवाइड हो जाएगा तो वर्क एफिशिएंसी भी इंप्रूव कर जाएगी। ठीक है बच्चे लोग। इसके बाद डिफरेंस आता है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में। तो प्लांट टिश्यू में सबसे ज़्यादा डेड सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं एज कम्पेयर टू लिविंग टिश्यू। बट एनिमल टिश्यू, बट आपका अगर एनिमल टिश्यू की बात करें, वो भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स की बात करें, तो उसमें लिविंग टिश्यू ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डेड टिश्यू। इसमें लेस मेंटेनेंस एनर्जी की जरूरत होती है प्लांट टिश्यू में, इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस एनर्जी की जरूरत होती है एनिमल टिश्यू में। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिंपल होता है आपका प्लांट टिश्यू में, बट इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सेल का वो आपका या टिश्यू का वो आपका कॉम्प्लेक्स होगा ऑर्गेनिज्म का भी। ठीक है, जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो इस बेसिस पे किया जाता है, जो प्लांट है वो आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, पर यहाँ पे जो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से किया जाता है कि जो एक एनिमल है वो हाईली मोबिलाइज्ड क्या है एनिमल, या बोले तो एक हाईली मोबिलाइज्ड एक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि मूवमेंट करने वाला एक ऑर्गेनिज्म है जो खुद भी मूव करता है और उसके बॉडी पार्ट्स भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। नाउ अगर हम क्लासिफाई करें प्लांट टिश्यू को, तो प्लांट टिश्यू पहले दो तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो सेल डिवाइड कर सकता है अपनी, परमानेंट टिश्यू जो फर्दर सेल डिवाइड या इनकैपेबल होता है सेल डिवीजन में, जिसके अंदर सेल डिवाइड नहीं हो सकती। इसके 3 पार्ट होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकलरी। मेरिस्मेटिक के 3 पार्ट होते हैं, एपिकल जो आपके रूट्स और स्टेम के टिप में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टेम और रूट के टिप पे। लेटरल जो बार्क के नीचे की तरफ होता है। इंटरकलरी जो आपके 2 स्टेम के इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होता है। कौन? इंटरकलरी पार्ट ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसके बाद बात करें तो परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कौन कौन से? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है बच्चे लोग। इसके बाद बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और आपके स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, जो सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो एक सेल से ज़्यादा टाइप से मिलकर बनते हैं। अब वो 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम आपके 2 सेल से मिलकर बनते हैं, 2 टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं, जिन्हें बोलते हैं जाइलम वेसल और ट्रैकेट्स। फ्लोएम आपके 2 पार्ट से मिलकर बनते हैं, मेनली सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। ठीक है, इसके बाद बच्चे लोग हम थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। जो जो आपके काम का है वो सब मैं आपको पढ़ा दूंगा, पेपर में आपको बहुत मदद मिलेगी। सागर सर का वादा, स्टडी सबसे ज़्यादा, मेहनत सबसे ज़्यादा। नाउ मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात करते हैं बच्चे लोग। ये मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं जिनकी सेल फर्दर डिवाइड हो सकती है। ठीक है, ये प्लांट की जो लेंथ है और ग्रोथ है उसे बढ़ाने में मदद करते हैं। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। कैसे शेप के होते हैं? रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकलरी। एपिकल कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स और रूट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो प्लांट की हाइट बढ़ाने में मदद करते हैं। लेटरल कहाँ प्रेजेंट होता है? बार्क के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट का जो डायमीटर है वो बढ़ता चला जाता है। इंटरकलरी कहाँ प्रेजेंट होता है? ये बेस ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? बेस ऑफ द लीव्स में और इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से लेंथ ऑफ द ऑर्गन जो है या प्लांट जो है या लीव्स जो है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है बच्चे लोग, याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज कैम्बियम। कैम्बियम एक ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से जो थिकनेस है एक प्लांट की या एक ट्री की बढ़ती चली जाती है। नाउ परमानेंट टिश्यू कौन से होंगे? परमानेंट टिश्यू कौन से टिश्यूज होते हैं बच्चे लोग? जो जिनकी सेल फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती और वो एक डेफिनेट फॉर्म और साइज के होते हैं। उनका साइज भी छोटा बड़ा नहीं हो सकता, सिर्फ अपना अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं। पहले पढ़ लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं? जो आपके
जो आपकी ऐसी सेल से मिलके बनते हैं जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं। 3 टाइप की होती हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पहले हम पढ़ रहे हैं पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या रोल ये अदा करते हैं, ठीक है, सब जगह प्रेजेंट होते हैं प्लांट बॉडीज में, स्टेम में, रूट्स में, लीव्स में, फ्लावर में, ठीक है। और दीज आर प्रेजेंट इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जैसे आपके कॉर्टेक्स होते हैं रूट्स के, तो सॉफ्ट पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमा। क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये आपके पैकिंग टिश्यू की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह वर्क करते हैं, एक पैकिंग टिश्यू की तरह वर्क करते हैं जो इंटरसेलुलर स्पेस भरने में मदद करते हैं। ये प्लांट को शेप प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, फूड को स्टोर करने में और एसिमुलेट करने में, सब जगह पहुंचाने में मदद करते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है उसे फिल्डअप करने में मदद करते हैं। और साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट का, जैसे गम्स और रेजिन, उसे स्टोर करने में भी मदद करते हैं पैरेन्काइमा। नाउ बात करते हैं दूसरे की, कोलेन्काइमा की। कोलेन्काइमा क्या होता है, ये आपकी लिविंग सेल से मिलकर बनता है। इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है कोलेन्काइमा में एब्सेंट होता है, ठीक है। क्या फंक्शन होता है मेन, जो आपके पेपर में पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलेन्काइमा? इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी और मैकेनिकल सपोर्ट या टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है किसी प्लांट के पार्ट को, ठीक है। क्या प्रोवाइड कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है कोलेन्काइमा, याद रखेंगे बच्चे लोग। अब नाउ थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा। ये थर्ड पार्ट होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, डेड सेल से मिलके बनता है और थिकेंड ऑफ लाइनिंग से सपोर्ट करता है, ठीक है। एक लिग्निन क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है जो 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 प्लांट के पार्ट को क्या बना देता है, थिक बना देता है, जस्ट लाइक अ सीमेंट, और हार्ड कर देता है सेल वॉल को। क्या कर देगा, रिजिड बना देगा और हार्ड कर देगा किसी सेल वॉल को, जिसकी वजह से प्लांट को क्या मिलेगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगी। क्या मिलेगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगी प्लांट के उन पार्ट को जहां पे स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। कहां कहां प्रेजेंट होता है, स्टेम में, रूट्स में, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स में क्या प्रेजेंट होता है, आपका स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन से होंगे, जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनेंगे, ठीक है, जिनका काम क्या होगा, एक कॉमन ओरिजिन पे काम होगा, एक पर्टिकुलर वर्क को करेंगे, ठीक है। इन टिश्यू के हेल्प से वाटर, न्यूट्रिएंट्स, फूड मटेरियल्स आपके सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। दो आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डिवाइडेड होते हैं, कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। याद रखेंगे, जाइलम और फ्लोएम, दीज आर द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और जाइलम का दूसरा नाम वुड होता है, फ्लोएम का दूसरा नाम बास्ट होता है। जाइलम का दूसरा नाम वुड होता है और फ्लोएम का दूसरा नाम बास्ट होता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों आपके कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जिन्हें हम वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। दोनों कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जिसे हम दूसरे नाम से वेस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। नाउ पहले बात करते हैं जाइलम की। तो जाइलम जो कंपोज होता है, जो मिलता है, वो 4 चीजों से मिलकर बनता है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। इन 4 चीजों से मिलके बनता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के सारे एलिमेंट जो होते हैं जाइलम के, वो डेड होते हैं और लिग्निफाइड थिक वॉल से सराउंडेड होते हैं, बाउंडेड होते हैं। जो ट्राइकेट्स होता है, जो वो वाटर को ट्रांसपोर्ट या कंडक्ट करने में मदद करता है सेल टू सेल, और उसके अंदर पिट्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनके थ्रू वाटर आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करता है और आपके वाटर कंडक्शन में आगे जाके मदद करता है, ठीक है बच्चे लोग, याद रखेंगे। नाउ क्या फंक्शन होता है आपका जाइलम का, ये वाटर्स और मिनरल्स को कैरी करता है या सॉल्ट मटेरियल्स को कैरी करता है, और रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में, यानी कि ऊपर की तरफ वाटर को पहुंचाने में मदद करता है, कौन, जाइलम। इसके बाद मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट बॉडी को। क्या देता है प्लांट बॉडी को, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है प्लांट की बॉडी को, ठीक है बच्चे लोग। नाउ फ्लोएम। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है आपका फ्लोएम। क्या, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है लीव से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट को पहुंचाने में, फूड को मदद करता है फ्लोएम। 4 सेल से मिलकर बनता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो 4 सेल से मिलकर बनता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो ये 4 सेल से मिलकर बनता है आपका फ्लोएम।
सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। सो बच्चे लोग इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसके 4 नाम पढ़ के छोड़ दीजिएगा। नाउ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो जो आपके टिश्यू को प्रोटेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस एंड कॉर्क। दीज आर द प्रोटेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। एपिडर्मिस एंड कॉर्क, दीज आर द प्रोटेक्टिव टिश्यू विच कैन बी प्रेजेंट इन द प्लांट। ठीक, इट इज यूजली प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स एंड रूट्स। तो आपके लीव्स में, फ्लावर्स में, स्टेम्स में, रूट्स में आपके एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, डेसिकेशन से, ड्राई होने से और इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करते हैं। कौन, एपिडर्मिस। तो यही रोल होता है आपका किसका, एपिडर्मिस का प्लांट के अंदर। कॉर्क क्या काम करता है, कॉर्क कैम्बियम जो आपका एक सिंपल टिश्यू है जो आपका एक टाइप की सेल से मिलके बनता है, यानी एक सेल से बनता है आपका क्या, कॉर्क टिश्यू। तो कॉर्क आपका प्रोटेक्शन इन फंक्शन में होता है, यानी कि प्रोटेक्ट करता है आपके प्लांट सेल को, या ठीक है, प्लांट को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है आपका कॉर्क भी। वही ये भी एपिडर्मिस के साथ क्या करेगा, डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करेगा। किसे, ये भी आपके प्लांट सेल को डेसिकेशन से, या बोले तो प्लांट को डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करेगा। डेसिकेट नहीं होने देगा, ड्राई नहीं होने देगा, यानी कि पानी को लूज नहीं होने देगा प्लांट की बॉडी से, और इन्फेक्शन से बचाएगा, और साथ ही साथ मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा आपका कॉर्क और एपिडर्मिस मिलके, जो कि आपके किसके अंदर आते हैं बच्चे लोग, प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं। ठीक है, सो बच्चे लोग, अगर आपको ये चैप्टर हमारे सेल और टिश्यू यानी कि प्लांट टिश्यू समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप कर दीजिएगा बच्चे लोग। हमें फेसबुक पे, हमें इंस्टाग्राम पे, हमें टेलीग्राम पे जिज्ञासा क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को बेनिफिट मिल पाए। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक कौन सी सीरीज चल रही है, हमारी मैराथन सीरीज चल रही है, जिसमें हम फास्ट ट्रैक रिवीजन सारा कोर्स जल्दी से जल्दी आपको लाइव से भी अच्छा अपलोड करके देंगे। सभी तक हमें पहुंचना है। जिज्ञासा क्लासेस का वादा, स्टडी सबसे ज़्यादा, मेहनत सबसे ज़्यादा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मैराथन क्लास में। जुड़े रहिए हमसे, जिज्ञासा क्लासेस, और हाँ, 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा।